नमस्कार साथी का स्वागत है कृषि अध्ययन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स को जो भी कंडक्ट होने वाले हैं स्टेट एग्जाम्स के लिए, फॉर एग्रीकल्चर ऑफिसर, फॉर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, तो इन के पेपर्स को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आज पहला जो पेपर है वो त्रिपुरा एओ और उसका भी हम पोर्शन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन। पहला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फार्म प्लानिंग। फार्म प्लानिंग और फार्म बजटिंग दो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं किसके, फार्म मैनेजमेंट के। ठीक है। फार्म प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि फार्म बजट को प्रिपेयर करना होता है एडवांस के अंदर। ठीक है। कौन सी प्रैक्टिसेज हमको अडॉप्ट करनी है उनको सेलेक्ट करना होता है। इससे क्या होगा कि बेस्ट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज हम अडॉप्ट कर सकते हैं। डिसीजन लेने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर और ऑपरेशन लेवल के ऊपर कंटिन्यूसली, कि नेट रिटर्न हमारा अच्छा रहे। इसका इमीडिएट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव होता है कि जो नेट इनकम है फार्मर की, उसको तो इंक्रीज करना होता है। पर अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो फार्मर की जो लाइवलीहुड कंडीशन है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना, उसकी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना। तो ये फार्म प्लानिंग होती है। अब जैसे फार्म प्लान को मॉनेटरी टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस करना तो उसे फार्म बजटिंग कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कितने इनकम हुई, कितना इनकम हो रहा है, कितना एक्सपेंसेज हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, और यह प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सब बात होती है फार्म बजटिंग के अंदर। फार्म प्लानिंग एक प्लानिंग की जाती है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड उसको कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि पार्ट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है किसका, फार्म प्लानिंग का। इन्वेंट्री ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज है, कंस्ट्रेंट है, अल्टरनेटिव चॉइस है और इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एन एस्टिमेट ऑफ ऑल इनकम एक्सपेंसेस एसोसिएट विद ए स्पेसिफिक एंटरप्राइज। इस टर्म के ऊपर थोड़ा फोकस करना। देखिए, फार्म बजटिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी बात करी कि फार्म प्लान को मॉनेटरी टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस करना फार्म बजटिंग कहलाता है। एक टाइप होता है इसका पार्शियल बजटिंग, एक होता है इसका कंप्लीट बजटिंग एंड एक होता है एंटरप्राइज बजटिंग एंड वन ऑफ कैश फ्लो बजट। ठीक है। तो जो कैश फ्लो बजट होता है उसके अंदर कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है एक बिजनेस के अंदर एक गिवन टाइम ऑफ पीरियड के अंदर, वो कैश फ्लो बजट के अंदर हम देखने को मिलता है। एंटरप्राइज बजटिंग का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल स्पेसिफिक एंटरप्राइज के लिए एस्टिमेट करना उसके प्रॉफिटेबिलिटी को, वो होता है एंटरप्राइज बजटिंग के अंदर। ये किसके लिए होता है, सिंगल स्पेसिफिक एंटरप्राइज। पार्शियल बजटिंग क्या होता है, सपोज करो ये पूरा फार्म है और उस फार्म के एक छोटे से हिस्से के लिए, एक पार्ट के लिए, फॉर द पार्ट, जहाँ पर ओनली वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जहाँ पर स्मॉल चेंजेस करके हम ये देखते हैं कि कितनी प्रॉफिट हुआ है उस प्रपोज चेंज को देखने के बाद। और ये भी कई प्रकार से होता है। एक होता है इसका एंटरप्राइज सब्स्टिट्यूशन, एक होता है इनपुट सब्स्टिट्यूशन और एक होता है इसका साइज और स्केल ऑपरेशंस। अब देखो, यदि हम ग्रो कर रहे थे फील्ड के अंदर सेप फ्लोर एंड सडनली हमने मस्टर्ड की ओर मूव किया, तो वो हो गया एंटरप्राइज सब्स्टिट्यूशन। सपोज करो हम ग्रो कर रहे थे मेज, हाइब्रिड मेज, और हाइब्रिड मेज की तरह एक इनपुट दे रहे थे हाइब्रिड मेज, एंड हमने लोकल जो मेज है, लोकल राइस है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो वो इनपुट सब्स्टिट्यूशन कि उनको इनपुट करने के बाद क्या चेंजेस, क्या प्रपोज चेंजेस आए। यदि हम लैंड, 1 हेक्टेयर लैंड हम दे रहे थे, किस चीज़ के लिए हम दे रहे थे, किसी स्पेसिफिक एंटरप्राइज के लिए फॉर एक्सपांडिंग और डिक्रीजिंग। तो अब 1 हेक्टेयर की जगह हम 2 हेक्टेयर दे दें तो ये साइज और स्केल ऑफ ऑपरेशन को ये बताती है। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडर इन द फील्ड ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले तो नाफेड इसका आंसर हो जाएगा, ये अपेक्स बॉडी है इंडिया के अंदर जितने भी कोऑपरेटिव चीज़ों के होता है। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि इट इज़ नॉट ए पब्लिक एंटिटी, इट इज ए कोऑपरेटिव। सेकंड क्वेश्चन जो ये बनता है कि ये कब एस्टेब्लाइज हुआ था, 2 अक्टूबर 1958 के अंदर। ठीक है। एफसीआई जो कि बफर स्टॉक के लिए होती है, बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। ठीक है। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली के अंदर। कब बना था, 1965। एगमार्क क्या होता है, एगमार्क एक क्वालिटी प्रोडक्ट है,
मतलब ये प्योरिटी को दर्शाता है, उसकी क्वालिटी को दर्शाता है, किसकी? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ग्रेडिंग एक्ट 1937 के अंदर आया था। एनसीडीसी ये आया था 1963 के अंदर। ठीक है, ये बातें कुछ याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर फैसिलिटिंग वर्ल्ड ट्रेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लाइज। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लाइज किया गया था। ऐसे ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी एस्टेब्लाइज किया गया था। जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड्स, इन चीज़ों की भी बात होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है किससे? कम्युनिकेशन मॉडल से। एक होता है अपने पास स्पीकर, कोई मैसेज होता है और मैसेज जाएगा ऑडियंस के पास। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है वो एरिस्टोटल मॉडल के अंदर होती है, स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। ओके, यहाँ पर क्या होता है, नॉइज की इग्नोरेंस होती है और नो फीडबैक, कोई फीडबैक नहीं है। फीडबैक इंट्रोड्यूस किया गया था लिगेंस मॉडल के अंदर। नॉइस को इंट्रोड्यूस किया गया था सैनोन एंड वियर मॉडल के अंदर, जो कि ब्रॉडकास्टिंग के अंदर काम आती है, जो कोई प्रोपेगेंडा या पॉलिटिकल स्पीच को करने के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस या इंफॉर्मेशन थ्योरीज के लिए। तो ये स्ट्रेस करता है स्पीकर के अंदर। यहाँ पर एक चैनल होता है, वो चैनल क्या काम करता है? वो चैनल का काम होता है फिजिकल ब्रिज के काम करता है। ठीक है, तो सैनोन एंड वियर जो मॉडल था वहाँ पर नॉइस को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इसका डिसएडवांटेज था। कब किया गया था? 1947 के अंदर। A web-based personalized agro-advisory system that use information technology to avoid unscientific agriculture practices वो ई-सागु by IIT हैदराबाद। अगेन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इंस्टीट्यूट से पूछा गया है। ये बना था 8/8/1988 के अंदर। कहाँ बना था? जयपुर के अंदर। ये क्वेश्चन आ गया है आपका फार्म मैनेजमेंट की। फार्म मैनेजमेंट की दो टूल्स की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, कौन कौन सी? फार्म प्लानिंग और फार्म बजटिंग। ठीक है, किसी चीज़ को एडवांस में प्रिपेयर करना, बेस्ट पैकेजेस को अडॉप्ट करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना, वो फार्म प्लानिंग। उन्हीं चीज़ों को मॉनेटरी टर्म्स के अंदर बात करना, फार्म बजटिंग। अब यहाँ पर ये हाउ मच टू प्रोड्यूस ये आ जाते हैं फार्म मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। यहाँ पर एक जो इनपुट होता है वो वेरिएबल होता है और जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड होती है। ये फैक्टर एंड प्रोडक्ट रिलेशनशिप को दर्शाता है। दूसरा, ये हाउ मच प्रोड्यूस को बताता है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन दे रखी कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल की जब मैं बात करता हूँ तो जैसे कॉस्ट प्रिंसिपल क्या होता है कि लॉस को मिनिमाइज करना जब कोई एडवर्सिटी वगैरह आ जाए तो। फिर है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन ये पूछा गया था आरसीएफ, आरपीएससी, एसीएफ के अंदर। एसीएफ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा क्या गया था कि एक मैनेजर, ये कोई जो मैनेजर होता है ये मैनेजरियल रोल के अंदर होता है कि मिनिमाइज इनपुट कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ये फैक्टर और फैक्टर रिलेशनशिप को दर्शाता है। फैक्टर्स, और ये सोल्व करता है हाउ मच टू प्रोड्यूस। हाउ नहीं, ये सोल्व करता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ मच टू प्रोड्यूस इट्स ऑलरेडी सोल्व बाय द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन। ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिलेशनशिप को बताता है। और व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज़ को प्रोड्यूस करना है, कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर आउटपुट तो कांस्टेंट रहता है लेकिन इनपुट वेरिएट करता है। क्या कि हमारा जो मेन फोकस है वो है कि मिनिमाइज इनपुट कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है कोऑपरेटिव से। इन इंडिया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, cooperative credit societies cooperative credit societies were established on the based on the lines of Raffleson model। ये रेफेल्सन मॉडल के ऊपर बनी थी। तो ये एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या एसोसिएशंस होती हैं। ठीक है, इसका मेन फोकस क्या होता है कि ईच फॉर ऑल फॉर ईच, ये इसका मोटो होता है। अब इसके अंदर जैसे फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया की बात करें तो वो है निकोलसन मॉडल। ठीक है, और नेशनल कोऑपरेटिव ईयर कब बनाया गया था? 2012 के अंदर मनाया गया था।
ये सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ विलेजर्स को इम्प्रूव करने के लिए होता है। ये कुछ बातें थी जो यहाँ से निकल के आती है। एक तो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल है, सेल्फ हेल्प और म्यूचुअल कंट्रोल के लिए। एजेंसी दैट एडवाइस गवर्नमेंट ऑन प्राइस पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, वो है CACP। ठीक है, तो ये कब बनी थी? 1965 के अंदर। ये कुछ क्वेश्चन है। अगला है द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट इन 2016। ये है, देखो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के बारे में दे रखा है, उनकी बात कर। देखो जो ये स्कीम्स होती है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं, ये इनका मेन फोकस होता है फार्मर को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम प्रोडक्शन लॉस, फ्रॉम मार्केट रिस्क। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कंसेप्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर VM दांडेकर ने रिकमेंडेशन की थी, और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1973 की घोषणा होती है। और सबसे पहले कॉटन के अंदर दिया जाता है, कौन सी वैरायटी? H4। ठीक है, H4 वैरायटी के अंदर। अभी जो प्रीकर्सर माना जाता है ये क्रॉप इंश्योरेंस का, वो माना जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब इसके अंदर सबसे पहले एक ये दे रखा है CCIS, कंप्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप याद रखना 1985। ठीक है, जो इंट्रोड्यूस की गई थी किसके द्वारा? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का बना था 1973 के अंदर। अब इसके बाद दूसरा है ये नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, जिसको मॉडिफाइड करके क्या कर दिया था? मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम, इसको बना दिया था। कब बना दिया था? 2010 के अंदर। और ये कब बनी थी? 1999 के अंदर, 1999 के अंदर। ठीक है, कौन सी? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। यहाँ पर फंडिंग पैटर्न क्या था? फंडिंग पैटर्न यहाँ पर क्या था? 50-50, 50-50 फंडिंग पैटर्न था। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन जिसका आंसर हमने खोज रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, फार्म, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये कब आई थी? 13 फरवरी 2016। यहाँ पर खरीफ क्रॉप्स के लिए 2%, रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए 5% दिया जाता है। ये कुछ बातें थी जो यहाँ पर। एक और आता है जिस किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि रिकमेंडेड किया गया था RV गुप्ता कमेटी के द्वारा, और जो स्कीम प्रिपेयर की गई थी नाबार्ड के द्वारा। ये जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड होती है कल्टीवेशन के लिए, उनके लिए दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, विलेज नॉलेज सेंटर, विलेज नॉलेज सेंटर इज इनिशिएटेड बाय, ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? ये जो आपका इनिशिएट किया गया था MSRF के द्वारा। ई चौपाल इज एन यूनिक वेब बेस्ड इनिशिएटिव ऑफ 52, इसका आंसर हो जाएगा ATC। महिला किसान दिवस और इंटरनेशनल रूरल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर 53 का जो आंसर हो जाएगा वो 15 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाती है, यहाँ से हमको समझना है कि इज एन अनडिस्काउंटेड मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो इसको समझते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस मतलब प्रोजेक्ट अप्रेजल की दो टेक्निक्स होती हैं। एक होता है नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स, एक होती है डिस्काउंटेड टेक्निक्स। ठीक है, जो नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स है जिसमें पे बैक पीरियड आ गया, सबसे सिंपली अपने को यही रखना है, पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड। एक तो ये हो गया, इसके साथ साथ वैल्यू एडेड हो गया, कॉस्ट कैपिटल आउटपुट रेशियो हो गया। तो ये कुछ बातें हैं। और डिस्काउंटेड टेक्निक्स के अंदर, जो डिस्काउंटेड टेक्निक के अंदर आ जाता है, नेट प्रेजेंट वर्थ हो गया, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो हो गया, एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये तीनों जो है इनको नोट कर लेना। दीज आर द पार्ट ऑफ डिस्काउंटेड टेक्निक्स। ठीक है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मतलब ग्रोस रिटर्न अपॉन में टोटल रिटर्न, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के डिस्काउंट रेट एट विच नेट प्रेजेंट वर्थ इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट इक्वल टू 0। ये कुछ चीजें हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टोटल एसेट अपॉन में टोटल लाइबिलिटी। तो ये नेट कैपिटल रेशियो को दर्शाता है, और ये नेट कैपिटल जो रेशियो है ये
जो फाइनेंशियल पोजीशन है फार्मर की उसको बताता है। फाइनल्स जो फाइनेंशियल पोजीशन है फार्मर की उसको बताता है, और इसको ये भी बताता है कि कितनी सॉल्वेंसी है उस बिजनेस की, सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये ग्रोस रेशियो करंट रेशियो ऑलरेडी इनकी कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ग्रोस एक होता है, देखो करंट रेशियो, करंट रेशियो में क्या होता है, जो टोटल एसेट है इसकी जगह आ जाएगा करंट एसेट, और टोटल लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज। फिर आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बात करी कि सोल्वेंसी ऑफ बिजनेस की बात करनी है, तो सोल्वेंसी ऑफ बिजनेस कैन बी डिटरमाइंड बाय डेब्ट इक्विटी रेशियो। यहाँ पर क्या होता है, टोटल डेब्ट, ऊपर टोटल डेब्ट आएगा एंड नीचे आएगा ओनर्स इक्विटी, ओनर की कितनी इक्विटी है वो बताता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, या टोटल लाइबिलिटीज अपॉन में ओनिंग इक्विटी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कहता है, all possible combination of two product could be produced within a given amount of resources, इसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर होता है कि जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू आउटपुट लाइक y1 एंड y2 दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम ए गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट, इसे अपॉर्चुनिटी कर्व, ये इसके साथ साथ इसे अपॉर्चुनिटी कर्व, ये इसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। ठीक है। ये कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन की कॉनकेव होता है। ठीक है। और इसका जो स्लोप होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ये डिपिक्ट करता है। अब जैसे एक क्वेश्चन और आता है आइसोक्वांट, आइसोक्वांट एक तो वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, और ये कैसा होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। वो स्लोप उसका डाउनवर्ड होता है, वो भी नेगेटिवली, और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, और वो बताता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस को। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लाइन विच इंडिकेट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट विच कैन बी परचेज विद इन विद गिवन आउटले ऑफ फंड। तो 57 के अंदर आ जाएगा आइसो कोस्ट लाइन। तो आइसो कोस्ट लाइन को हम दूसरा क्या कहते हैं, बजट लाइन भी बोलते हैं, इसको आइसो आउटलाइन भी बोलते हैं, इसको इक्वल आउटले लाइन भी बोलते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें एक लाइन और दे रखा है आइसो रेवेन्यू, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू प्रोडक्ट है टू आउटपुट जो कि इक्वल रेवेन्यू या इक्वल इनकम देते हैं, उसे कहते हैं आइसो रेवेन्यू लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये कैसी लाइन होती है, ये आइसो रेवेन्यू लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, और विद क्वांटिटी सोल्ड। ओके। ये कुछ बातें हैं। एक और कौन सा है इसमें, आइसो कोस्ट लाइन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ऑलरेडी हम बात कर चुके, एंड बट क्या लेफ्ट रह गया, चलो उनको बाद में बात कर लेंगे जो भी होगी। ये वाला क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड ए फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ऑगस्ट कोमेते। तो एक्सटेंशन के अंदर जो मेजर जो पर्सनालिटी है उनसे भी क्वेश्चन आता है, तो उनको भी देख लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अक्रॉस एटीट्यूड एक्शन एंड अपीयरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर कंसिडर्ड हैज। तो 59 है, 59 का आंसर हो जाएगा नॉन वर्बल, क्योंकि वहाँ पर कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं हो रही है, और ये आपका करंट से क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को आप देख कर जाए। ये कुछ बातें थी जिनकी हमने आज बात करी है। थैंक यू।